नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा हिंदी भाषा व्याकरण का दूसरा मॉडल पेपर। तो दोस्तों सभी लोग सतर्क हो जाइएगा, सभी लोग तैयार हो जाइएगा। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर आप लोगों को दे रहे हैं हिंदी का। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी और पटवार और रीट लेवल फर्स्ट एवं सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आज के। सभी दोस्त देखिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए बहुत ही झकास है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए शब्द क्या होते हैं। शब्द मैं आपको पहले थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के संयुग्म को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये वर्णों के संयुग्म को शब्द कहते हैं। व्यंजन की अगर बात की जाए तो व्यंजन वे शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती या जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ राइट चला जाएगा। वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? परिभाषा आपको बतानी है। तो शब्दों के समूह को, तो दोस्तों शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। इस शब्दों के समूह को तो हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, वर्णों के संकलन को शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर क्या होगा सही? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? डी ऑप्शन, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रश्न यहीं से आएगा ज़्यादातर। पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे मेरे रसगुल्लो। सभी के लिए मेरा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों निम्न में से कंठे ध्वनियाँ हैं, निम्न में से कंठे ध्वनियाँ हैं, बताइएगा। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कंठे ध्वनि कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कंठे ध्वनियाँ वे होती हैं यानी कि जिसमें पूरा के वर्ग आता हो, पूरा के वर्ग। ठीक है, पूरा के वर्ग आएगा और ए आ आएगा, ए और आ। ठीक है, ए और आ आएगा और एक दूसरा आ और है। ठीक है, ये भी आएगा। ठीक है ना, तो ये चार चीज़ याद रख ले आप लोग। कंठे ध्वनियों के अंतर्गत ये आते हैं। पूरा के वर्ग आएगा, ए आएगा, आ आएगा और आ के ऊपर ये बाला। तो इस तरीके से आपका कंठे ध्वनि होंगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन ए जाएगा आपका पूरा के वर्ग। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। ऑप्शन में देखिएगा आपको मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, बताइएगा। मूर्धन्य व्यंजन भैया वे होते हैं, याद रखें आप लोग, जिन वर्णों का उच्चारण स्थल जो होता है मसूड़ों के ऊपर के जो मसूड़े होते हैं उनके निचले भाग से निकलते हैं। ठीक है, या जिह्वा का अलग भाग मूर्धा को स्पर्श करता है उन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से वर्ण आते हैं। टे वर्ग आता है एक, तो क्या आता है? टे वर्ग। एक आता है हमारा ऋषि, क्या आता है? ऋषि। ठीक है, और रे आएगा, शे आएगा। ठीक है, रे से डे और ढे, ये हमारे किस में आते हैं? ठीक है, किस में आते हैं ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा चौथे क्वेश्चन का सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए चला जाएगा। ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा, पूरा का पूरा टे वर्ग। क्लियर? चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण बताइएगा दोस्तों। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प मात्रा में प्राण वायु बाहर निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन होता है पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और कुल हमारे 19 अल्प प्राण वर्ण हैं, 19 अल्प प्राण वर्ण हैं। तो आप देखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा। और इसके अलावा यदि बात करें हम अल्प प्राण के अंतर्गत तो जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण, ये, रे, ले और वे, कौन से? ये 4 और हैं। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 19। तो क्वेश्चन का क्या जवाब जाएगा भैया? अल्प प्राण कौन सा है क्वेश्चन में? पांचवा ऑप्शन बी चला जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा हमारा अल्प प्राण वर्ण होगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन बताना है जो जिन व्यंजनों को बोलने के लिए नाक के स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी नाक से ध्वनि निकलती है, उनको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो नासिक्य व्यंजन में ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। टोटल कितने आते हैं? 7 आते हैं, 7 वर्ण और व्यंजन आते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 7। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा हमारा नासिक्य व्यंजन में वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नासिक्य में सीधी सी बातें लगा लीजिए, पहल जो वर्ण होता है वर्ग, उस वर्ग का प्रत्येक पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा जो अक्षर होगा, पांचवा अक्षर हमारा क्या होगा? नासिक्य व्यंजन होगा। क्लियर? उसके अलावा भी और हैं। आगे चलिए, अब देखो ए और आई ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई जो वर्ण हैं हमारे क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो ए और जो आई वर्ण होंगे हमारे वो भैया कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं? अयोग वाह वर्ण क्या है? ध्यान रखिएगा, जिन वर्णों के पीछे विसर्ग या अनुस्वार ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि न तो ये स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अयोग वाह वर्ण कहते हैं। तो बताइएगा ऑप्शन में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये अयोग वाह वर्ण है। याद रखिएगा, दोनों लास्ट के जो स्वर होते हैं स्वरों में ये अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी कर लेंगे आप लोग। पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे पूरी तरीके से। आप लोग मन से पढ़िएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को समझिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम में लिंक दे रखी है। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाएं। चलिए निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन देख लीजिए आप लोग, कौन सा होगा, किस उदाहरण में है? यानी कि जब कोई व्यंजन अपने ही व्यंजन के साथ में जुड़ता है, यानी कि समान व्यंजन एक दूसरे के साथ में जुड़ करके एक ही वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो बताइएगा क्या होगा इस ऑप्शन का सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 9 में सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी ऑप्शन राइट चला जाएगा। देखिए कैसे लग रहा है, दिल आधा ले होगा प्लस बड़ी ली, यानी कि बिल्कुल सेम, दोनों ही व्यंजन हैं, अपने ही व्यंजन के साथ जुड़ करके एक ही व्यंजन बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन कर लेंगे आप लोग। क्लियर? आगे देखिए, ये जो सैसलगम है, सैसलेट है और सैसठ कोण है और है, ये जो आपको दिए गए हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? बताइएगा कौन से व्यंजन है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी राइट चला जाएगा, संघर्षी। ठीक है, इनको बोलिए आप लोग, थोड़ा सा घर्षण सा महसूस होता है। क्या होता है, घर्षण महसूस होता है। जिन व्यंजनों को बोलने के लिए जीभ से घर्षण और कंठ से घर्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम घर्षण व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो हमारे 4 वर्ण हैं, ठीक है, उनको हम ऊष्मीय, क्या कहते हैं, ऊष्मीय वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वर्ण भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। इनमें से नवीन विकसित ध्वनि किस ऑप्शन में होगी। 11वां क्वेश्चन, ऑप्शन ए लगाएंगे आप लोग, खे और गे। खे और गे जो शब्द हैं उनमें नवीन विकसित ध्वनियाँ होती है। क्लियर, ए ऑप्शन राइट कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो बता दीजिए आप लोग। घोष वर्ण, तो याद रखिएगा घोष वर्ण क्या होते हैं, जो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है वो घोष वर्ण होता है। ठीक है, और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे। इसके अलावा ये, रे, ले और वे। ठीक है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और एक हमारा ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे घोष वर्ण होते हैं। अब देखिएगा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। वर्ग का 5वां वर्ण है, दिख रहा है में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा घोष वर्ण हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, खे, घे, में या धे। तो दोस्तों अमानक वर्ण जो होगा हमारा वो में ही होगा। क्या होगा, में ही होगा। क्लियर, सी ऑप्शन राइट होगा, अमानक वर्ण में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर 14, के, खे, जो के, गे, जे और फे, ये जो वर्ण आपको दिख रहे हैं इनकी ध्वनियाँ हैं वो किसकी हैं, किस भाषा की ध्वनियाँ हैं। तो दोस्तों याद रखें इनको आप लोग, अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं इनकी, अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। क्लियर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। तो देखिएगा हिंदी में अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 तो व्यंजन होते हैं, वो स्वर होते हैं। 10 क्या होंगे, स्वर होंगे, और 35 क्या होंगे, व्यंजन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 45। टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। इस तरीके से किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। लेकिन यदि हमें लेखन के आधार की बात करें तो स्वर कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, 13 स्वर कितने हो जाएंगे, 13, और व्यंजन और होंगे कितने, 35 तो व्यंजन है ही, 35 तो है ही, उनमें 4 और जुड़ जाते हैं। कौन से, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे संयुक्त व्यंजन, देखिएगा एक तो है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये 4 और जुड़ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल कितने हो जाते हैं, यहाँ पर आपके 52 हो जाते हैं। याद रखिएगा कितने होंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो 52 होते हैं। उच्चारण के आधार पर पूछी जाए तो आपके कितने होंगे, 45। ठीक है, 7 और बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो ये छत्रिज्ञा दे रखा है आपको, ये वाला वर्ण,
ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर में, घोष वर्ण में, संयुक्त वर्ण में या तालव्य वर्ण में? किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16, तो ऑप्शन सी होगा संयुक्त है। क्लियर? आपको यहाँ पर 4 संयुक्त वर्ण बताए थे मैंने, ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण बताए थे। लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिए 4 संयुक्त वर्ण हैं। ओके, ये वाले 4 संयुक्त वर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में ये जो 6 दिख रहा है आपको, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिएगा आप लोग किसके योग से बना है, आप लोग ये देखें पहले तो इसका योग क्या होगा, के और से, इनके योग से बना होता है ये वाला वर्ण। क्लियर? तो किसके बाद में आ रहा है? के बाद में आ रहा है, तो क्या होगा सही जवाब आपका? ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। ओके, अब नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां। मजा आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यह वर्ण किस वर्णों के योग से बना है? किनके योग से बना है? 18वां क्वेश्चन, तो देखिएगा ऑप्शन बी राइट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी किससे बना है? एक तो आधा जे और ये वाला ने, इनसे मिलकर बना होता है। क्लियर? चलिए आगे, अघोष वर्ण कौन सा? अघोष वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता, उनको अघोष वर्ण कहते हैं। और हिंदी में टोटल कितने माने गए हैं? 13। हिंदी में कितने माने गए? 13 अघोष वर्ण माने गए हैं। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अघोष वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं वर्ण का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा जो भी वर्ण होगा वो हमारा अघोष वर्ण कहलाएगा। और 3 ऊष्मीय व्यंजन होंगे, 3 क्या होंगे? ऊष्मीय व्यंजन होंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको अघोष वर्ण जो दिख रहा है वो आपका ये वाला होगा से, ठीक है, ये वाला से हो जाएगा। क्वेश्चन 20, घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घे जो होगा आप बोल के देखिएगा, आपको जो उच्चारण स्थान दिखेगा वो मूर्धन्य है, ठीक है। किससे होगा? मूर्धन्य उच्चारण स्थान है इसका, घे का। अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन मैंने आपको 4 बताए थे, ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, याद रखें आप लोग। तो इसमें से जो संयुक्त व्यंजन होगा वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट करेंगे आप लोग। अगला देखिएगा 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? जो दंत्य वर्ण नहीं है, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, टे। ऑप्शन डी टे है, ठीक है। तो किस में चला जाएगा? ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। टे वर्ग स्पर्शी व्यंजन होगा यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो। क्लियर? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह या अंतस्थ या अकारांत। तो जिनके अंत में ए आता है दोस्तों, याद रखें आप लोग परिभाषा, उनको हम अकारांत कहते हैं, अकारांत वर्ण कहते हैं। क्लियर? तो डी ऑप्शन राइट कर लेंगे आप लोग। 24 देखिए, आ गया क्वेश्चन वही, 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 24 का सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे आप लोग। क्लियर? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में
स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा है, तो कुल स्वरों की संख्या मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो 25 बी ऑप्शन कर लेंगे आप लोग, बी ऑप्शन कर लेंगे। सॉरी, क्या होगा, ऑप्शन वो होगा भैया, गलत हो गया। ऑप्शन जो होगा आपका 13 स्वरों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 13 हो गई, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए अगला 26वां, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। स्वर नहीं है आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइफ अनुनासिक व्यंजन है ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन 26 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टे वर्ग नहीं है। जो टे वर्ग का वर्ण नहीं है, तो बताइएगा आप लोग, टे वर्ग का वर्ण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी कर लेंगे आप लोग। ये किसका है, चे वर्ग का है। किसका है, चे वर्ग का है। क्लियर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है बताइएगा, 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, सही राइट हो जाएगा। कितने होते हैं, 33। टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं मूल रूप से व्यंजनों की संख्या। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पश्चम स्वर है बताइएगा। पश्चम स्वर कौन सा है 29 में, तो आ हो जाएगा। पूछा गया है इसमें दीर्घ स्वर को कौन सा है। पश्चम का मतलब होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है, दीर्घ स्वर पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना, दीर्घ स्वर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आ हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त या अल्प प्राण। तो भैया जो विसर्ग जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, योगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, विसर्ग वालों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। 31 में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर तालव्य किससे संबंध होता है, तालव्य से। ताल से तालु यानी तालव्य से बोला जाता है 6 ध्वनि। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो 3 आपको मैंने आपको ऑलरेडी संयुक्त व्यंजन बता दिए हैं, तो ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो देखिएगा ये तालव्य व्यंजन है आपके च, छ, जय और झय। ये तालव्य व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए तालु की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूरा का पूरा च वर्ग होगा। ठीक है, पूरा का पूरा च वर्ग होगा, और इसके अलावा और भी हैं हमारे ये और से, ये भी याद रखें, ये और से। ठीक है ना, उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई, ये सब किस में आते हैं, तालव्य व्यंजन स्वर में आते हैं, व्यंजन में भी हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रे ले बे किस वर्ग के व्यंजन है। किस वर्ग के व्यंजन है, तो 34 का सही जवाब आपका अंतस्थ व्यंजन। लगा लीजिए आप लोग टेक, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं चारों ही। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, 35वां। तो अनुनासिक का संबंध केवल नाक से ही नहीं होता दोस्तों, किससे होता है, नाक और मुंह से। नाक से श्वास ली जाती है और मुख से वर्ण का उच्चारण निकलता है। क्लियर, तो अनुनासिक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक याद रख लीजिए आप लोग, अनुनासिक व्यंजन होता है वर्ग का प्रत्येक 5वां अक्षर। वर्ग का प्रत्येक 5वां अक्षर क्या होगा, अनुनासिक होता है। क्लियर। और हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो बताइएगा भैया क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में 37, तो क्या हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, 11 होगा।
ठीक है। आपको इसमें से ये वाला और ये वाला हटा देना है, ठीक है। ये वाले दोनों हट जाएंगे तो आपके 13 में से कितने रह जाएंगे? 11, अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो। क्लियर। अगला बताइए, कंठ ऊष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? जो कंठ से और होठों से भी ध्वनि एक साथ निकलती है, किसमें है? 38वां। तो इससे निकलती है भैया, और शब्द से। किससे निकलती है? और शब्द से निकलती है। देख लीजिए आप लोग बोल के। अगला क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगाइए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले किसका निर्माण होगा, उससे फिर क्या बनेगा, उससे फिर क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। 39 में सही जवाब आपका ऑप्शन डी जाएगा। सबसे पहले ध्वनि का निर्माण होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्वनि बनेगी, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? लय किस प्रकार की ध्वनि है? एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है आपको जो ये एग्जाम में देखने को काफ़ी बार मिला होगा। तो पार्श्विक व्यंजन है, ये याद रख लीजिए आप लोग। पार्श्विक व्यंजन है कौन सा? हमारा लय पार्श्विक व्यंजन है। सही जवाब ऑप्शन ए जाएगा। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर हमने आंसर की भी डाल दी है साथ में। आज हमने वर्णमाला से संबंधित प्रश्न उत्तर करवाए हैं। कल हम अगला टेस्ट लेकर के आएंगे, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के लिए हम आपको कहीं तरसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सभी भाइयों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाइए। धन्यवाद।